तो चुनावी महाकवरेज लगातार जारी है, चुनावी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, चुनावी हाल आपको बता रहे हैं और वोटर्स कितना उत्साहित है ये भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनावी चर्चा भी हमारी लगातार चल रही है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित जी लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महिपाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और के शर्मा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। के जी आपके पास आते हुए आपको मैंने बीच में यहाँ पर रोक दिया था और आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद आपके पास से लौटूंगी, तो अपनी बात आप यहाँ पर रखिए। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये होती है कि सत्ता जिसके पास होती है उसके पास ये सीट जाती है। इसका एक कारण है क्योंकि हर जो जो विधानसभा है वहां पे जिसकी सरकार होती है, लोग जनता चाहती है कि वहां पे यदि बीजेपी के यदि लोग जीतेंगे तो वहां का विकास होगा। क्योंकि दूसरे पार्टी के यदि एमएलए जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उस क्षेत्र से थोड़ा अनदेखा करती है। और इसका वजह है कि कारण है कि वहां पे जो है बीजेपी भारी है। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे जो त्रिकोणीय जो मुकाबला हो रहा है, कहीं पे बाप जीत रहा है, बीटीपी की जीत हो रही है, या कहीं पे बाप मजबूत है, कहीं पे रालोपा मजबूत है। तो इसका कारण यही है क्योंकि जनता जो है अब अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रही है कि हम किसके साथ जाएं और किसका जो साथ जाने पे वहां का विकास होगा। और इसीलिए बीजेपी हावी है क्योंकि बाई इलेक्शन में जिसकी सरकार होती है वो वहां पे हावी होता है। जनतंत्र के साथ साथ तंत्र जो होता है वो तंत्र भी उसके साथ लगा होता है वहां पे, क्योंकि सरकार जिसकी होती है वहां पे ज्यादा पैसे से लेकर हर चीज में वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन यहाँ पे जो 3 सीट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है सचिन पायलट के लिए। और एक सीट जो है किरायलाल मीणा जी का जो काफी करीबी माने जाते हैं होंगे, तो वो सीट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सचिन पायलट यदि 3 सीट निकाल लेते हैं क्योंकि वो सीट कांग्रेस की पास सीट है, तो वो सीटें बहुत कांग्रेस के लिए। कांग्रेस यहाँ पे कमजोर नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में जितनी जब चुनाव हुआ है तो वहां पे एंटी कम्बेंसी फैक्टर जो है वो हमेशा रहा है। और इस वजह से और कांग्रेस जो है जो वहां पे उस सीटों तीनों सीटों पे वहां पे सचिन पायलट का जो काफी ज्यादा मतलब वहां के लोग उनको पसंद करते हैं, वहां का नेता मानते हैं और अपने नेता को जिताने के लिए मजबूत करने के लिए वो कांग्रेस को भी जीत सकती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी हावी है और इसका वजह है कि उस क्षेत्र का विकास जो है बीजेपी ज्यादा से ज्यादा करेगी। जनता जो है जिस 7 सीटों पे वो चाहेगी कि कांग्रेस की जगह पे बीजेपी का सीट आ जाए, जिससे वहां के लोगों को जो है अनदेखा ना किया जाए, वहां के लोगों का विकास जो है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राजस्थान में पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां पे पानी को आपने देखा एक सीट जो है वो गुजरात की सीट से जुड़ा हुआ सीट है, वो है खिंसर। और वहां पे आपने देखा होगा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वहां की जनता का, वहां पे रोजगार की समस्या है। जो जो पास के गुजरातों में पलायन बहुत ज्यादा है और पलायन की वजह से वहां पे रोजगार न होने की वजह से लोग गुजरात के आसपास जो जो सूरत है वहां पे और भी जगह पे है जहां पे काम के रोजगार के कारण, रोजगार की चाहत के कारण वहां पे चले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 10 महीनों में जो बीजेपी है बहुत ज्यादा ऐसा काम की है कि जनता उनको दोबारा जो है आगे बढ़ाए। यहाँ पे जो जनता जो है वो बहुत कंफ्यूज है और इसीलिए यहाँ मुकाबला जो है त्रिकोणीय चल रहा है काफी जगह 5 सीटों पे। उसकी वजह भी यही है कि चुनाव जो है वो आपको पता है कि कितना ज्यादा खर्चीला है आज के डेट में। कोई भी सत्ता पार्टी जो है वो जिस तरह से पैसे का मिसयूज करती है, चाहे वो तो और प्लस तंत्र के यूज करती है, तो वहां पे बीजेपी भारी पड़ जाता है। और जनता भी चाहती है कि वहां चुने हुए जो सीएम है जिसकी सत्ता है वो वहां पे आएगा तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। ये कारण है बीजेपी का हावी होने का। ठीक है के जी, आपका एनालिसिस जाना और आपने बताया कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स वो प्रभावी नजर आ रहे हैं और कहाँ और कौन कौन सी सीट है जहाँ पर मुकाबला नजर आ रहा है त्रिकोणीय। और इस बीच हमारे यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरविंद चोटिया जी, खास पेशकश में यहाँ पर चर्चा करने के लिए शामिल हो चुके हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और इस बीच अलवर
कि रामगढ़ सीट पर भी क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं पर मौजूदगी मुदित गौड़ की भी है, मुदित के पास भी ले चलेंगे। लेकिन अरविंद जी आपके पास आते हुए, क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं, शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। आपने यहाँ चुनाव कवर किया, आप जानते हैं क्या राजनीतिक समीकरण है, क्या चुनावी समीकरण है, कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावी नजर आ रहे हैं। कई सवाल आपके मन में भी होंगे, मैं चाहूंगी जो सवाल आपके मन में है वो खास जो हमारे यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं उनसे आप कर सकते हैं। जी जी अरविंद जी। मैं जो मेरा जो अनुभव रहा है इस चुनाव को मैंने देखा, तीसरा चुनाव हो चाहे ये चुनाव हो, तो कहीं भी मुझे कोई मुद्दा दिखाई नहीं दिया किसी भी सीट पर। न तो पानी का मुद्दा दिखाई दिया, न कोई रोजगार का मुद्दा दिखाई दिया, न किसी को इससे मतलब है कि सरकार किसकी है। चुनाव पूरी तरह चेहरों पर और जातियों के हिसाब से चल रहे हैं, और वही सबसे ज्यादा हावी है। दो सीटें हैं जहां पर सहानुभूति के वोट की उम्मीद है, और वो वहां पे वही मुद्दे हैं, और बाकी सरकार ने पूरी ताकत लगाई हुई है, ऐसी ताकत लगाई है जैसे किसी भी चुनाव में शायद नहीं लगाई हो। तो इस चुनाव का कुल मिला के सार इतना सही है कि सरकार है वो अपनी ताकत लगा रही है, सरकार के साथ में संघ है वो ताकत लगा रहा है, और कुछ सीटों पर ये जरूर है कि हाँ सरकार है इसलिए उसके साथ में जाया जा सकता है, लेकिन कम से कम 3 सीटें ऐसी है जहां पर सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर जो क्षेत्रीय पहचान है या व्यक्तिगत पहचान है उसके साथ जाने का लोगों में ज्यादा उत्साह है। ये कुल मिला के हमारा उपचुनाव है। जी क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम अलवर में मौजूद हैं और अलवर की जो विधानसभा सीट रामगढ़ है, यहाँ पर मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के माहौल में नजर आ रहा है। जो हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बीजेपी की तरफ से जानना चाहेंगे कि दो बड़े लीडर्स यहाँ पर अलवर को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है और भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस से हैं। बीजेपी वालों से जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है इन चुनावों को लेकर के, क्या प्रतिष्ठा भूपेंद्र यादव की यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो मुद्दे थे विकास के क्या वो अभी जनता के बीच गौंड रहे हैं, या केवल जातिगत समीकरणों के आधार पर ये वोटिंग यहाँ पर जो चर्चाएं हुई है, सभाएं हुई हैं, उनमें जो बातें की गई हैं वो क्या सामने आ पाई है अब तक। जी जी बिल्कुल, अलवर के बात की जाए तो अलवर के रामगढ़ विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं, जहां पर जो स्थिति है, मतदाता सुबह से ही यहाँ पर मत का उपयोग करने के लिए आना शुरू हो चुके हैं, और जो यहाँ पर मुद्दे थे, जो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा लगातार जातिगतों की बात कर रही है, जाति को लेकर के आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी पूरी तरह से इस बात को लेकर के यहाँ पर बातें चर्चाएं की कि कांग्रेस केवल एक ही कास्ट को लेकर के यहाँ पर चलती है। लगातार जुबेर खान के यहाँ पर लोगों से भी हमने बातचीत की थी, अभी हम बूथ पे मौजूद थे, लोगों का अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आई हैं। जो लोग हैं यहाँ पर वो सुबह से ही यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, कभी 8:15 बजे का जो समय है वो हो चुका है और लोगों का जो आने का सिलसिला है। सर, सुबह सुबह आप आए हैं, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग पहले वोट डालो फिर काम पे जाए। हाँ ऐसे ही है। क्या क्या मन में सोच के है? विकास को विकास ही चाहिए मुझे तो। विकास ही चाहिए। विकास को लेकर के मतदान करने के लिए आप आए हैं? हाँ जी सर, हम आए हैं, विकास चाहिए हमको, और वो विकास हो सकता है हिंदू राष्ट्र में। किस तरह का मानस बना के आए हैं आप? क्या क्या मतदान पर सबसे पहले होना चाहिए? क्या सोचा आपने सुबह सुबह सबसे पहले मतदान करने के लिए? मतदान के लिए आए हैं, विकास भी हो हमारे देश। चुनाव दोबारा आपको यहाँ पर रामगढ़ में दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। हाँ, पिछली बार भी उपचुनाव हुआ। पिछली बार भी हुआ। और ये लोग हैं हमारे साथ, और भी लोग मौजूद हैं, आगे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर महिलाएं आई हुई है। आंटी, सुबह सुबह आप यहाँ आए, घर के सारे काम बाद में करेंगे, पहले मतदान करेंगे? बाद में करेंगे ना। पहले मतदान। हाँ बराबर। आप आए हैं, क्या सोच कर आए हैं?
मैदान में कि क्या कैसा प्रत्याशी जो विकास कराए या अच्छा हो। उसी को हाँ हाँ हाँ, विकास अहम है रामगढ़ के लिए। और क्या, अच्छा काम करेगा उस। क्योंकि आप शुरू से आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, किस तरह का प्रत्याशी हो, जो नेता आपसे वो किस तरह का हो? ऐसा प्रत्याशी हो जो यहाँ काम कराए, काम कराए, रामगढ़ में विकास। ये वो सभी मतदाता हैं जो सुबह घर के कामों से पहले यहाँ पर आए हैं और अपने मत का उपयोग करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। जिस सेंटर पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर 3 बूथ बने हुए हैं। तीनों बूथों पर यहाँ पर जो मतदाता है वो अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, इस रामगढ़ विधानसभा में इस बार 157 जो बूथ हैं वो संवेदनशील बूथ माने गए हैं, जिसको लेकर के सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाए गए हैं। इवन जिसमें पोलिंग पार्टियां वाहनों में आई हैं, उन पोलिंग पार्टियों में के आने वाले वाहनों में जीपीएस लगवाए गए हैं। तो जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 284 बूथों में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरे रुझान के साथ अपने मत का उपयोग करने के लिए सुबह से ही निकलना शुरू हो चुके हैं और लोग लगातार अपने मत का उपयोग करने के लिए। लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें आप पहुंचाते रहिएगा और खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सुमित जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना यहाँ पर महिपाल जी को और यहाँ पर कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोप भी आपके ऊपर लगा रहे हैं ये कहकर कि जो आपके प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने प्रचार करने के लिए तो पहुंचे नहीं, उदासीनता कहीं ना कहीं नजर आई है। और कई तरह की ये भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने क्या काम किया है और इसी का नतीजा कि आज बीजेपी की सरकार है राजस्थान में। मणि जी, महिपाल जी ने बात चालू करी ये कहते हुए कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस की बात कर, निसंदेह, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती कि मैं आपके दर्शकों तक फैक्ट पहुंचाऊं, जो सच्चाई है वो बताऊं। मेरे भाई इसमें पूर्णतः विफल रहे। मैं बता देता हूं, जो आंकड़े हैं केंद्र की सरकार देती है, केंद्र सरकार की एजेंसियां देती हैं, वो ये कहती हैं कि राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वर्तमान में है। 8% से ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में। केंद्र की एजेंसियां कहती हैं कि राजस्थान में महंगाई चरम पर। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो इनकी पार्टी की सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके आंकड़ों को बता रहा हूं। दूसरी तरफ बात ये कर रहे थे, मैं तो कल एक डेटा पढ़ रही थी यहाँ पर सुमित जी, इसमें लिखा है कि 27% लोग ऐसे राजस्थान में जो जोड़ना और घटाना भी नहीं जानते। ये एनालिसिस सामने आया है। बिल्कुल मणि जी। दूसरी मैं बात कर रहा था, अभी के शर्मा जी कह रहे थे कि जहां सरकार होती है मतदान जो उसके फेवर में होता है, उस दल के फेवर में होता है। मैं पिछले 20 साल का इतिहास बता देता हूं आपको। माफी चाहूंगा शर्मा साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वो इसलिए नहीं रखता कि पिछली बार जब जब हम विपक्ष में रहे और भाजपा सत्ता में रही, कांग्रेस ने अधिकतर उपचुनाव जीतने का काम किया है। अभी हाल में भाजपा की यह सरकार जैसे ही बनी, श्रीकरणपुर में चुनाव हुआ, किस तरह जनता ने धूल चटाने का इनको काम किया। जनता ने, क्योंकि जनता जान गई कि इन्होंने जो वादे किए वो खोखले थे। बेरोजगारी की जो बात करी वो वैसे ही थी जैसे मोदी जी कहते थे 2 करोड़ दूंगा और बाद में कह दिया कि पकौड़े तलो और मजे करो। मैं जब ये इन्होंने कहा, जब विधानसभा चुनाव था, ये हम पे आरोप लगाते थे कि 15-20 रुपए लीटर तो हम ऐसे ही कम कर देंगे। मणि जी, अगर मैं आंकड़ों पे जाऊं तो आज ये प्रूव होता है कि इस देश की, इस प्रदेश की सरकार है कहीं ना कहीं पेट्रोलियम्स को लेके रिलायंस रिफाइनरीज के हाथों में खेल रही है। जहां तक बात करी इन्होंने कि हमने क्या दिया, अरे साहब हमने तो आरजीएचएस दी, ओपीएस दिया कर्मचारियों को, आज वो दम तोड़ रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मणि जी कि आरजीएचएस जैसी क्रांतिकारी योजना हम हमारे कर्मचारी और सरकारी बंधुओं के लिए लेके आए, वो आज दम तोड़ रही है। 1 अप्रैल के बाद दवा विक्रेताओं का और निजी अस्पतालों का इस सरकार ने भुगतान नहीं किया, जिससे चलते वो कहीं ना, आज डेली अखबारों में पढ़ने में आता है, आज इस अस्पताल ने मना कर दिया इलाज देने से, आज इस दवा विक्रेता ने मना कर दिया। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सरकार की है। लेकिन संविधान, ये सरकार जो पूर्णतः संवेदनशील है, जनता से इसको कोई लेना देना नहीं है। मैं एक और उदाहरण दे देता हूं। हाल ही में जो जुलाई अगस्त में इस प्रदेश में अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि के चलते बाढ़ के हालात पैदा हुए, जनता त्राही त्राही कर रही थी, खरीफ की फसल बिल्कुल खराबे की तरफ थी, खराब होने जा रही थी, और सरकार कहां थी? विदेश में घूम रही। उसके बाद इस प्रदेश को कहीं ना कहीं बीमारियों ने घेरा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया,
और जनता त्राही त्राही कर रही थी। अस्पतालों में बेड नहीं थे, दवाएं नहीं थी, जांच के किट नहीं थे, और सरकार कहां थी? विदेश में। और जब इनसे हमने सवाल किया तो बड़े आराम से बोले कि साहब वो तो निवेश लेने गए। अरे साहब, निवेश ज्यादा जरूरी है, बोलिए महिपाल जी, क्या कहेंगे? इन्हें जान से कोई लेना, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, इनको जान से कोई लेना देना नहीं। समय कम है मेरे पास, सरकार सबसे मुझे यहाँ पर और व्यापार की नीति को लेकर आगे चल रही है, इनको जननीति से कोई लेना देना नहीं है। जी महिपाल जी, विदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे डिप्टी सीएम जाते हैं, और राजस्थान कैसे इस देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, कैसे देश और दुनिया के विभिन्न प्रदेशों और दुनिया के विभिन्न देशों का इन्वेस्टर राजस्थान में आए, कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट राजस्थान के नौजवानों को मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कहां तकलीफ है? हम हल्की राजनीति नहीं करते। मौसमी बीमारियों का वक्त है, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का शासन देख के नहीं आता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हर साल वो कांग्रेस पार्टी के शासन में भी लोग बीमार हुए हैं, हम उसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी है, पर दोनों में फर्क इतना है कि हमने कभी भी किसी में भी कोई आरोप नहीं लगाए। कोई बीमार हुआ है, हमने सबने प्रयास किया, चाहे विपक्ष में रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे सत्ता में रही है, कि हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं कैसे दें आमजन को, कैसे गरीब व्यक्ति जो इलाज से वंचित है कैसे उसको प्रॉपर इलाज दे। उसके लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं और कर रही है। लेकिन उपचुनाव में आपकी पार्टी पीछे रह जाती है। मैं पिछले चुनावों की बात कर रही हूँ, आपका तो इंतजार रहेगा 23 तारीख का महिपाल जी, लेकिन क्यों अब मुद्दे पे नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी? ये बाई इलेक्शन पे जो है वो डिबेट हो रही है। मैं बाई इलेक्शन की बात कर रही हूँ, जो क्रांतिकारी फैसला बाई इलेक्शन में कांग्रेस जो है आप पर हावी नजर आती है। ईआरसीपी को लेके अभी 3 जो विधानसभाएं हैं जो सीधी ईआरसीपी से प्रभावित होती हैं, कांग्रेस ने राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही मध्य प्रदेश देश की सरकार और माननीय भजनलाल जी तीनों ने मिलकर एक एमओयू किया। जल्दी उसकी पूरी डीपीआर तैयार होगी, जल्द शिलान्यास होगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी मिठाई खिलाई जाएगी। झुंझुनू की सीट पे चुनाव है, हमने यमुना समझौता किया। सरकार में बनते ही हमने जो भी कांग्रेस पार्टी की बड़ी लेट लतीफी रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही यमुना जल समझौता किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा इलेक्शन में अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम यमुना जल समझौते को वापिस रद्द कर देंगे, और उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भोगा कि कांग्रेस पार्टी जो और कॉन्फिडेंट थी कि हम तो 65 सीटें जीत के आए, 70 सीटें जीत के आए, हरियाणा की जनता ने आपको धूल चढ़ाने का काम कर दिया, और तीसरी दफे पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। ठीक है, पुराने आंकड़े जो भी रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं हमारे पास 1 सीट थी, ये 7 सीटों का चुनाव इस बात पे मोहर लगा। ठीक है, इसके बाद में अरविंद जी आपके पास लौटूंगी और आपसे जानूंगी कि इन चुनावों को आप किस रूप में देख रहे हैं, किसकी स्थिति आपको आ रही है मजबूत नजर। मैं लौटूंगी आपके पास, इस बीच यहाँ की तस्वीर एक बार देख लेते हैं। झुंझुनू की इम्तियाज वहां पर मौजूद है। इम्तियाज बताएं जरा। इम्तियाज, इम्तियाज आप सुन पा रहे हैं? अरविंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ, सवाल यही जी के जी मैं आऊंगी आपके पास, लूंगी मैं आपसे भी स्टेटमेंट आपका, लेकिन अरविंद जी सवाल यही जो आपसे मैंने किया था, किसकी स्थिति आपको मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि दावे तो दोनों ही पार्टी के नेता कर रहे हैं। जो बैठ के दावे कर रहे हैं दोनों पार्टियों के नेता, वो तो दावे करेंगे, उनका काम दावा करना है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें और रियलिटी को देखें तो ये चुनाव कांग्रेस का था, पूरी तरह से कांग्रेस के लिए था, कांग्रेस की सीटों पर था। बीजेपी की सिर्फ 1 सीट थी, बाकी जो 6 सीटें हैं वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पास में थी। और वहां के जो समीकरण है, वहां की जो स्थितियां हैं और सरकार की जो स्थिति है, वो पूरी तरह से ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ जाना चाहिए था कायदे से। लेकिन अगर आप हकीकत को देखेंगे, अगर इनके नेताओं के मूवमेंट को देखेंगे तो ये समझ में आएगा, टिकट वितरण को देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को थाली में परोस कर दिया है। और जब बीजेपी की सरकार है तो वो काम तो करेगी ही, चुनाव जीतने के लिए ताकत लगाएगी ही, उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में मुझे कहीं ज्यादा दिखी नहीं। झुंझुनू में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा अभी तक पूरे चुनाव के अंदर। आप खीमसर में देख लीजिए, डोटासरा जी लास्ट के दिन में एक मीटिंग की उन्होंने, उसके अलावा कांग्रेस से कोई नहीं पहुंचा वहां पे। 84 में कोई नहीं पहुंचा, सलुम्बर में
1 महीने पहले करीब डोटासरा जी पहुंचे, उसके अलावा कोई नहीं पहुंचा। तो और दौसा में जरूर पायलट साहब ने 2 सभाएं वहां पे की हैं। इसके अलावा रामगढ़ में थोड़ा बहुत कांग्रेस के लोग पहुंचे, वहां पे टीकाराम जूली ने लगातार कमान संभाल के रखी है। इसके अलावा चुनाव को कांग्रेस ने पूरी तरह से छोड़ दिया और बीजेपी ने वहां पर इस तरह से काम किया है जैसा काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने सब तरह के जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं सरकार में होते हुए, जो सरकार के पास संसाधन होते हैं, उनका पूरा उपयोग वहां पे किया है। साम दाम दंड भेद जितने भी प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी एक तरह से एज में है और वो जितना भी सीटें लेके आती है वो उसके प्लस में रहेगी। आप चुनाव से पहले देखिए, बीजेपी में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बीजेपी के नेता कहते फिर रहे थे कि अब हम तो, हमारे तो एक ही सीट है, हमारे तो एक भी सीट नहीं, तब तो 5 ही सीटें थी, तो हमारे तो एक भी आती है तो हम प्लस में हैं। लेकिन अब वो 3-4 सीटों तक के दावे इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस मैदान के अंदर नहीं है। ठीक है अरविंद जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय मेरे पास कम है। छोटा सा स्टेटमेंट में केके जी से भी ले लेती हूँ। जी केके जी। देखिए अभी यहाँ पे अरविंद जी जो बात कहे कि जो जितने भी सरकार जो सत्ता का जो पूरा जो तंत्र है वो यूज करता है, उपयोग करता है, मुझे लगता है इसको उपयोग ना बोल के दुरुपयोग भी कह सकते हैं। उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपने उसको पॉजिटिव शब्दों का यूज किया है, उसको दुरुपयोग कहेंगे। लेकिन हाँ, अब उतना नेगेटिव नहीं बोल सकते, ये हमारी भी एक पत्रकार के रूप में मजबूरी होती है। लेकिन हमारे डॉक्टर सुमित गर्ग जी जो बता रहे थे कि मैंने पूरा का पूरा यदि इतिहास गवाह रहा है कि वहां पे बाई इलेक्शन कांग्रेस राजस्थान में हमेशा कांग्रेस जीती है। मैंने ये भी बात बोला था कि वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे जो कांग्रेस कमजोर है, बट ये आपने भी देखा होगा सुमित जी कि जो बीजेपी का जो स्टाइल है, जो चुनाव लड़ने का, जो वो छोटे से छोटे चुनाव को भी सीरियसली लेती है। क्योंकि अभी अरविंद भाई ने बताया कि कोई बड़े नेता वहां पे आपके चुनाव में एक्टिव नहीं थे। ठीक है केके जी, लौटूंगी आपके पास, बात अपनी रखिएगा। एक ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद भी चर्चा हमारी लगातार आगे जारी रहेगी। लौटूंगी आपके पास और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।